एक मुतहर्रिक कौस कज़ा के रंगों वाले जंगल के दिल में, जहां हुआ गैर मुल्की परिंदों की सिम्फनी से गूंजती थी, वहां एक शानदार सिया घोड़ा रहता था जिसका नाम शेडो था। इसके अबनोस के कोट के साथ जो 1000 सितारों की तरह चमकता है, और ज़मुर्द की छेदती हुई आंखें जिसमें एक कदीम हिकमत थी, शेडो असरार और ताकत दोनों की चमक रखता था। एक बदकिस्मत दिन, जैसे ही सूरज ने अपने नुज़ूल का आगाज किया, जंगल में लंबे आसमानी साए डालते हुए एथन नामी एक नौजवान लड़का साए के पोशीदा पनागा से ठोकर खा गया। एथन एक मुतजस्सिस और बहादुर रूह छुपे हुए खजानों की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर भटक गई थी। जैसे ही वो क्लियरिंग के करीब पहुंचा, वो एक दम तोड़ देने वाले नज़ारे से मिला। कौस कज़ा के रंग के फूलों की कुल्लिडस्कोप के दरमियान साया लंबा और शानदार खड़ा था, इसकी ईल और दम हल्की हुआ में चल रही थी। एथन का दिल एक धड़कन को छोड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसने इतनी शानदार मखलूक कभी नहीं देखी थी। कांपते हाथों से एथन ने झिझकते हुए हाथ साए की तरफ बढ़ाया। इसकी हैरत की वजह से घोड़े ने महज अपनी मखमली नाक को अपनी हथेली के साथ झुका दिया। लड़के और दरिंदे के दरमियान फौरी तौर पर एक रिश्ता कायम हो गया, जैसे वो एक दूसरे को जिंदगी भर जानते हों। एक साथ उन्होंने अंदरदखुश के जंगल के जरिए एक जादुई सफर का आगाज किया। साए के खुरों ने एथन को गद्दार घाटियों और घनी निशेबो फराज में ले जाया, जबकि लड़के की हंसी ने हुआ को एक राग से भर दिया जो दरख्तों में गूंजता था। जैसे ही वो सवार हुए, एथन को शेडो की गैर मामूली ताकतों के बारे में मालूम हुआ। घोड़ा जंगल के जानवरों से बातचीत कर सकता था, उनकी जबानों और राजों को समझ सकता था। ये अनासिर को भी तलब कर सकता है, बारिश को अपनी प्यास बुझाने के लिए और हुआ को उनके रास्ते की रहनुमाई के लिए बिला सकता है। एथन शेडो की हिम्मत से हैरान रह गया और इसे एहसास हुआ कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है जो हमेशा उसकी पुश्त पर रहेगा। जैसे ही उनकी मुहिम जोई पर सूरज गुरूब होने लगा, एथन और साए ने जंगल के किनारे पर वापसी का रास्ता बनाया। भारी दिल के साथ एथन जानता था कि उसके गांव वापस आने का वक्त आ गया है। जैसे ही वो अलग हो गए, शेडो ने आखिरी बार एथन के गाल को टटोला। उनके दरमियान एक खामोश वदा गुजर गया, एक अटूट बंधन का वदा जो वक्त की आजमाइश को बर्दाश्त करेगा। एथन एक बदला हुआ लड़का अपने गांव वापस आया। उसने अंदरदखुश के जंगल का जादू और एक शानदार काले घोड़े की दोस्ती का तजुर्बा किया था। इस दिन से आगे वो अपने साथ अपने एडवेंचर की याद को लेकर चला गया, ये जानते हुए कि वो हमेशा के लिए जंगल के दिल में छुपे हुए अजायबात से छू गया था। और यूं साए का अफसाना, कौस कज़ा के जंगल का सिया घोड़ा, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, जो हिम्मत, दोस्ती और इंसानी रूह की पायदार ताकत की कहानी है। एक पुरस्कार मोर के जंगल से मुत्तसिल एक पुराने गांव में नाया नामी एक नौजवान लड़की और उसकी प्यारी दादी अमारा। हर सुबह जंगल मोरों की पुकार से गूंजता था, उनके पर सूरज के नीचे कौस कज़ा की तरह चमकते थे। गांव वाले अक्सर जंगल के अर्ध गिर्द जादुई चमक के बारे में बात करते थे, लेकिन माया की पसंदीदा कहा ना है वो थी जो उसकी दादी ने मेवर की शहजादी के बारे में सरगोशी की थी। माया ने अपने दिन मोरों के साथ खेलते हुए गुजारे, उनके मुतहर्रिक शोले एक जिंदा टेपेस्ट्री की तरह इसके अर्ध गिर्द फंसे हुए थे। एक दोपहर जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूब गया, जंगल पर नारंगी रंग की चमक डालते हुए माया ने घर वापस आने की तैयारी की। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंची तो उसने मोर के परों के शानदार गाउन में मलबूस एक शख्सियत को देखा। इसकी हैरत में ये इसकी दादी थी। अमारा लंबा खड़ा था, उसकी आंखें एक पुरस्कार रोशनी से चमक रही थी, जो माया ने अब तक के सबसे शानदार लिबास में लिपटी हुई थी। दादी, माया ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, ये क्या है?
अमारा आहिस्ता से मुस्कुराई। माया, एक राज है जो मुझे बताना चाहिए। मैं मेवाड़ की शहजादी हूँ। हमारे खानदान की हर औरत जब वो 18 साल की उम्र को पहुंचती है, जंगल की हिफाजत के लिए किरदार अदा करती है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है और अब तुम्हारी बारी है। अगली मेवाड़ की शहजादी बनो। माया की आंखें बेएतबारी से फैल गई। लेकिन मैं तैयार नहीं। मैं कैसे कर सकता? अमारा ने माया के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मोरों के साथ तुम्हारा हमेशा से खास रिश्ता रहा है। जंगल ने तुम्हें चुना है। अब मेरे साथ चलो। एक साथ वो जंगल की गहराई में चलते रहे, यहाँ तक कि वो एक गहराई पर पहुंचे जहाँ एक शानदार मोर, जो किसी माया ने देखा था, उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमारा ने परिंदे के परों को छू लिया, वो चमकने और धुंधला होने लगा। इसका जौहर जंगल में जम हो गया। इसकी जगह माया ने गर्मी और हल्की हल्की लहर को अपने लपेट में ले लिया और नीचे देखा तो वो भी मोर के पंखों के लिबास में सजी हुई थी। अगले चंद दिनों में माया अपने नए किरदार में बढ़ी। जंगल के साथ इसका ताल्लुक गहरा होता गया। वो मोरों की पुकार को समझ सकती थी और अपनी रगों में जंगल की नब्ज को महसूस करती थी। जंगल में उसकी नर्म निगरानी में अमन और हम आहंगी का राज था। ताहम इस सुकून को जल्द ही खतरा लाहिक हो गया। एक जालिम चुड़ैल जंगल के जादू से खींची हुई तारीख इरादों के साथ पहुंची। उसने अपने लिए जंगल की ताकत का दावा करने की कोशिश की। एक जमाने में खुश रहने वाले मोरों पर खौफ की लहर डाली। अपने घर की हिफाजत के लिए पुरज़्म माया ने चुड़ैल का सामना किया, लेकिन जंग में मशगूल होने के बजाय उसने अपनी दादी की हिकमत को याद किया। समझ और शफकत। वो हमदर्दी के साथ चुड़ैल के पास पहुंची। उसे पता चला कि चुड़ैल कभी दूसरे जंगल की मुहाफिज थी, तन्हाई और गम से मुड़ रही थी। बड़ा करम, माया ने आहिस्ता से कहा, वो अकेले रहने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ शामिल हो और हम मिलकर सेहतयाब हो सकते हैं। माया की मेहरबानी से चुड़ैल का वे आंसू पड़े। इसके अर्थ बेवकूफ का अंधेरा पिघल गया। इसने एक थकी हुई लेकिन नर्म रूह को जाहिर किया। शुक्रगुजार, उसने माया की पेशकश को कबूल कर लिया और दोनों सरपरस्तों के मुश्तरका जादू से जंगल पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक हो गया। नए इत्तेहादियों ने मिलकर जंगल की परवरिश की, इस बात को यकीनी बनाया कि मोर के जंगल की हम आहंगी और खूबसूरती आने वाली नस्लों तक बरकरार रही। और इस तरह मेवाड़ शहजादी और उसके नए दोस्त की निगाहों में अमन का राज रहा। लेकिन इसे यकीन था कि असल खजाना सफर ही है। कौस कज़ा का पीछा करने के लिए पुरज़्म लैला ने जरूरी चीजों से एक छोटा सा ठेला बांधा। एक रोटी, पानी का एक फ्लास्क, उसकी दादी का कंपास और उसके खाकों और ख्यालात के लिए एक नोटबुक। अपने वालिदैन को जल्दी अलविदा करते हुए वो उफ़क़ की तरफ रवाना हुई, जहाँ कौस कज़ा जमीन को छूती नजर आती थी। था जो कि बुलंद और बाला दरख्तों और सूरज की रोशनी की जगह है। यहाँ इसका सामना विलो नामी एक शरारती सप्राइट से हुआ। जमूद की आंखों के साथ जो हंसी से चमकती थी, विलो ने अपने गांव की कहानी के बदले लैला को भूलभुलैया जैसे जंगल में रहनुमाई करने की पेशकश की। लैला ने फसल की कटाई के त्योहारों की कहानियां, गांव वालों के गाए हुए गाने और अंदर खुश की इख्तिताम की कहानी
जारी रखा। लैला इको की वादी में पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज को वसअत दी गई और मीलों तक ले जाया गया। इसने अपने गांव के गीत गाए और वादी ने इसकी धुनें ऐसी आवाजों के साथ वापस की जिससे इसका दिल खुश हो गया। वादी में इसकी मुलाकात मुसाफिरों के एक ग्रुप से हुई जो अंदर खुश की पैरवी कर रहे थे। एक साथ उन्होंने एक कैंप फायर के इर्द गिर्द कहानियां और ख्वाबों का इश्तराक किया जो जिंदगी भर कायम रहेंगे। आखिरकार कई दिन चलने और हैरत के बाद लैला अंदर खुश के इख्तिताम पर पहुंच गई। सोने के बर्तन के बजाय उसे अंदर खुश की रोशनी में नहा हुआ एक शानदार बाग मिला। हर रंग के फूल हमाहंगी से खिल रहे थे और हुआ फूलों की मीठी खुशबू से ममूर थी। बाग के बीच में सुनहरी पत्तों वाला एक कदीम दरख्त खड़ा था जो हवा में सरगोशियों की तरह सरसराहट कर रहा था। लैला दरख्त के करीब आई और उसके तने को छुआ। एक नम आवाज ने इससे बात करते हुए कहा, अपने कौस कज़ा का पीछा किया है और उसका अंजाम पा लिया है, लेकिन हकीकी खजाना आपके अंदर मौजूद है। अपने जो दोस्ती की है, अपने जो हिकमत हासिल की है और वो खूबसूरती जो अपने दरियाफ्त की है। रास्ता याद रखिए, सफर इतना ही अहम है जितना कि मंजिल। तशक्कुर से भरे दिल के साथ लैला कौस कज़ा के जौहर और अपने मुहिम जोई की यादों को लेकर अपने गांव वापस चली गई। इसने अपनी कहानियां सबके साथ शेयर की, उन्हें अपने ख्वाबों का पीछा करने और उफुक से बाहर की दुनिया को तलाश करने की तरगीब दी। और जब भी आसमान पर कौस कज़ा नमूदार होती, गांव वाले लैला के सफर और रंगीन आसमान को याद करते जो उसे रेम्बूज एंड पर खजाने तक ले गया। एक जमाने में एक वसीओ अरीज जंगल के किनारे पर वाक़ एक पुराने गांव में इलारा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इलारा एक यतीम थी जिसे गांव की नानबाई मिसेस मेबल ने अपने पास ले लिया, जिसने इसे अपने तौर पर पाला था। इब्तिदाई जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इलारा एक मेहरबान और बहादुर लड़की बनी। एक मौसम बहार की सुबह जब इलारा जंगली फूलों को इकट्ठा करते हुए जंगल में घूम रही थी तो वो एक छिपी हुई जगह से ठोकर खा गई। वहाँ सूरज की रोशनी में नहाते हुए सबसे शानदार फूल आ गए जो उसने कभी नहीं देखे थे। इनकी पंखुड़ियां एक मुतहर्रिक जामनी रंग की थीं और उनकी खुशबू ने हुआ को एक मीठी नशा आवर खुशबू से भर दिया। मुतजस्सिस इलारा ने फूलों के पास जाकर दरियाफ्त किया कि वो रुपए है, एक नायाब और जादुई पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है। लेजेंड्स ने सरगोशी की कि जिन लोगों ने रिम्पेस का इस्तेमाल किया उनको अक्ल और जानवरों की जबान समझने की सलाहियत हासिल हुई। दरियाफ्त से पुरजोश इलारा ने कुछ रुपए फूलों को गांव वापस लाने का फैसला किया। इसने एहतियात से इनमें से चंद एक जमा किए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि नाजुक पौधों को कोई नुकसान न पहुंचे, और घर वापस आ गए। जैसे ही मिसेस मेबल ने रात का खाना तैयार किया, इलारा ने स्टोव में चंद रुपए पंखुड़ियों को शामिल किया। जैसे ही वो खाने के लिए बैठे, कमरे में हल्की सी गर्मी फैल गई और अचानक उन्हें बाहर परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी जैसे वो बराह रास्त उनसे बात कर रहे हों। अगले दिनों में इलारा और मिसेस मेबल ने रुपए फूलों के अजायबात से लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने जंगल के जानवरों से बात की, नए दोस्त हासिल किए और फितरत के राज सीखे। हर गुजरते दिन के साथ इलारा के इल्म में इजाफा होता गया और जंगल के साथ इसका रिश्ता गहरा होता गया। ताहम उनकी नई खुशी को जल्द ही खतरा लाहिक हो गया जब एक लालची रईस लॉर्ड ग्रैम वालिद को जादुई रुपए फूलों का इल्म हुआ। अपने लिए उनकी ताकत रखने के लिए पुरज़्म उसने इलारा मुतालबा किया कि वो फूलों का मकाम जाहिर करे या उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़े। रिम्पेस को गलत हाथों में जाने से इनकार करते हुए इलारा बहादुरी से लॉर्ड ग्रिमवालिड के सामने खड़ी हुई। अपने जानवरों के दोस्तों की मदद और फूलों से हासिल करदा हिकमत से उसने इसे हर मोड़ पर पीछे छोड़ दिया। आखिर में लॉर्ड ग्रिमवालिड इलारा की हिम्मत और जंगल की खूबसूरती से आजिज हो गया। उसने इक़्तिदार की अपनी जुस्तजू को तर्क कर दिया और उसके बजाय कुदरती दुनिया की हिफाजत का अज़्म किया। जहाँ तक इलारा और मिसेस मेबल का ताल्लुक है, वो रुपए के फूलों और दिलकश मुहिम जुइयों को पसंद करते रहे और इस तरह उनके छोटे से गांव में रिम्पेस का लेजेंड रहता था
جس نے اسے سنا ان سب کو یاد دلایا جو دنیا کے اندر موجود جادو اور اس کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک خوبصورت گاؤں میں نورا نامی لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جو اس کی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ نورا چمکتی نیلی آنکھوں اور بہتے سنہری بالوں کے ساتھ دم توڑنے والی خوبصورت تھی۔ اس کے والدین اس سے بے پناہ محبت کے باوجود اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ وہ پریشان تھے کیونکہ نورا کافی خود غرض تھی جو دوسروں کے لیے بہت کم احترام کرتی تھی، خاص طور پر کم خوش قسمت۔ نورا کے والدین کے پاس ایک وسیع و عریض باغ تھا جو پھولوں کی ایک متحرک صف سے بھرا ہوا تھا۔ یہ باغ فطرت کا ایک عجوبہ تھا جس میں سرخ گلاب، بلیو بیلز اور جامنی رنگ کے بنفشی پھول تھے۔ نورا سے ناواقف یہ باغ جادوئی پریوں کا گھر تھا جو پھولوں کے اندر رہتی تھیں۔ ہر پری اپنے گھر کے پھول کے رنگ اور جوہر کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب نورا پھولوں کی تعریف کرتے ہوئے باغ میں ٹہل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سرخ گلابوں کے جھرمٹ کے دل سے ایک عجیب سی چمک نکل رہی ہے۔ تجسس پیدا ہوا، وہ قریب جھکا اور اس کی حیرت کے ساتھ ایک ننھی پری نمودار ہوئی۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے بنے لباس میں سجی پری نے اپنا تعارف روزیلا یعنی سرخ گلابوں کی پری کے نام سے کروایا۔ سلام نورا، روزیلا نے گرمی کی ہوا کی طرح نرم آواز میں کہا۔ ہم اس باغ کی پریوں نے اب کی خود غرضی اور کم نصیبوں کے لیے اب کی حقارت کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم آپ کو رحمدلی اور ہمدردی کا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نورا احتجاج کرتی، روزیلا نے اپنی چھڑی لہرائی اور اچانک نورا نے خود کو ایک غریب گاؤں میں کھڑا پایا۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھی اور اس کے خوبصورت سنہری بال ایک سادہ ربن سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے اسے تجسس سے دیکھا اور بچوں کا ایک گروپ اس کے قریب آیا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور معصومیت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلے چیلنج کے لیے روزیلا کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، ان لوگوں کے درمیان رہو اور ان کے طریقے سیکھو۔ نورا نے اپنے دن گاؤں والوں کی ان کے کام کاج میں مدد کرنے، کنویں سے پانی لانے اور کھیتوں کی دیکھ بھال میں گزارے۔ اس نے ان کی زندگیوں میں مشکلات کو دیکھا، پھر بھی اس نے ان کے غیر متزلزل جذبے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پائی جانے والی خوشی کو بھی دیکھا۔ آہستہ آہستہ نورا نے ان کی جدوجہد کو سمجھنا شروع کیا اور ہمدردی کے بڑھتے ہوئے احساس کو محسوس کیا۔ ایک شام جب نورا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی، اسے بلیو بیل نیلے پھولوں کی پری نے ملا۔ آپ کے دوسرے چیلنج کے لیے بلیو بیل نے کہا، آپ کو ایک ایسی لڑکی کی مدد کرنی چاہیے جو بہت ضرورت مند ہے۔ نورا کی ملاقات للی نامی لڑکی سے ہوئی جو اس کی عمر کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ یتیم تھی اور ایک چھوٹے سے خستہ حال گھر میں رہتی تھی۔ للی مہربان اور وسائل رکھنے والی تھی، لیکن اپنے انجام کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی تھی۔ نورا نے اپنے دن للی کے ساتھ گزارے، روزمرہ کے کاموں میں اس کی مدد کی اور بدلے میں دوستی اور سخاوت کا صحیح مطلب سیکھا۔ انہوں نے جو بانڈ بنایا وہ اس کے برعکس تھا جیسا کہ نورا نے پہلے تجربہ کیا تھا۔ آخرکار والٹ جامنی رنگ کے پھولوں کی پری ایک رات نمودار ہوئی۔ آپ کے تیسرے اور آخری چیلنج کے لیے وائلٹ نے شروع کیا۔ آپ کو دوسروں کی خوشی لانے کے لیے جو کچھ سیکھا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ نورا نے گاؤں والوں کے لیے ایک اجتماع منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پریوں کی مدد سے اس نے باغ میں ایک خوبصورت میلہ سجایا جس میں گاؤں کے سبھی لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ اس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پھولوں، روشنیوں اور مزیدار کھانوں سے سجانے کے لیے استعمال کیا۔ دیہاتیوں کے چہروں پر جو خوشی انہوں نے ایک ساتھ منائی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ جیسے ہی رات ڈھلنے لگی، روزیلا، بلیو بیل اور والٹ نورا کے سامنے نمودار ہوئے۔ اپنے اپنے چیلنجز مکمل کر لیے ہیں نورا، روزیلا نے کہا۔ اپنے مہربانی کی قدر اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی اہمیت سیکھ لی ہے۔ نورا نے آنکھوں میں آنسو لیے پریوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک نئے مقصد کے احساس اور ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ اس کے والدین اپنی بیٹی میں غیر معمولی تبدیلی کو دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں مزید پریشان نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نورا دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے، ایک وقت میں احسان کا ایک عمل۔ اور اس طرح نورا نے محبت،
सखावत और ना खत्म होने वाली खूबसूरती से भरी जिंदगी बिसर की, न सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल की बल्कि रूह की भी। एक छपी हुई वादी में धुंध से पर्दा, फ्लोरिनिया की बादशाही खुल गई। यहाँ गुलाब सिर्फ फूल नहीं थे, वो शहजादियां थीं, जिनमें से हर एक की पंखुड़ी रेशम की तरह नर्म और आंखें सुबह की रोशनी से नम थीं। मलिका पंखुड़ी, सबसे ज्यादा अक्लमंद गुलाब, नरम लम्स के साथ हुक्मरानी करता था, उसकी हंसी जैसे हुआ के झोंके में बजती है। लेकिन फ्लोरिनिया को एक खतरे का सामना करना पड़ा। सुनकुन बलून, एक चमकदार फूल जिसने बादशाही के जादू को बरकरार रखा, मुरझा रहा था। इसकी एक बार मुतहर्रिक पंखुड़ियां झक गई, जमीन पर पीला रंग डाल रही थी। इसकी रोशनी के बगैर फ्लोरिनिया मुरझा जाएगा और गायब हो जाएगा। सबसे छोटी गुलाब शहजादी प्राइमरोज ने इस किस्मत को कबूल करने से इनकार कर दिया। अपनी बहनों के बरक्स अपने बागात की देखभाल में मुतमैन प्राइमरोज को एडवेंचर का शौक था। लिहाजा डैंडेलियन लालटेन और उम्मीद से भरे दिल से लैस होकर वो वादी की दीवारों से आगे निकल गई। इसका सफर उसे सरगोशियों के मैदानों और कूप के जालों में लिपटे जंगलों में ले गया, जहां आग की मक्खियां दूर सितारों की तरह टिमटिमाती थीं। इसे कांटेदार बर्नबिल्स और शरारती घूमस का सामना करना पड़ा। हर कदम के साथ इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार प्राइमरोज क्रिस्टल की वन तक पहुंच गई। अफवाह थी कि वो डूबे हुए बलून की चाबी अपने पास रखेगा। अंदर चमकते हुए क्रिस्टल दीवारों पर कौस कज़ा को डाल रहे हैं और एक कदीम विलोहुआ के झुंड में राज को सरगोशी कर रहा है। इसकी गुनगुनाहट से रहनुमाई करते हुए प्राइमरोज को एक पोशीदा तालाब मिला। इसकी सतह मरते हुए फूल की अक्कासी करती है। जैसे ही प्राइमरोज ने अपना हाथ पानी में डबोया, एक विजन खुल गया। एक भूला हुआ चश्मा कांटों से दबा हुआ, इसके नीचे छुपे साए ने इसका खून चला लिया। इस इल्म से लैस प्राइमरोज वापस फ्लोरिनिया की तरफ भागी। इसका अज़्म पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। अपनी बहनों के साथ प्राइमरोज उन्हें चश्मा तक ले गया। उन्होंने एक साथ मिलकर कांटों को साफ किया। सूरज की रोशनी उनके कांटेदार पत्थर बंद कर रही थी। जैसे ही चश्मा दोबारा जिंदा हुआ, डूबे हुए बलून ने अपना सर उठाया। इसकी पंखुड़ियां नई रोशनी से जल रही हैं। फ्लोरिनिया सुनहरी चमक में नहा रही है। वादी में हंसी गूंज रही है। प्राइमरोज अब सिर्फ सबसे कम उम्र शहजादी नहीं है, बल्कि सबसे बहादुर, अपने कारनामे की गर्मजोशी में डूबी हुई है। यहाँ तक कि सबसे छोटा गुलाब हिम्मत से भरे दिल के साथ उम्मीद की किरण में खिल सकता है। एक जमाने में एक ऐसी बादशाही में जो दायमी गुदेवली में छपी हुई थी, अमारा और लोना नामी दो शहजादियां रहती थीं। अमारा काता हुआ सोने जैसे बालों और सूरज की अक्स वाली आंखों के साथ एक ऐसी गर्मी थी जिसने साए को रोशन किया था। लोना आधी रात के लिबास में लिपटी हुई और चमकते चांद के पत्थरों जैसी आंखें ख्वाबों को हकीकत में ढालने की ताकत रखती थी। उनके मुतजाद फितरत के बावजूद शहजादियां लाजिम और मलजूम थीं। अमारा की हंसी लोना के पुरसुकून गौर व फिक्र से गूंज रही थी और लोना के ख्वाबों के मनाजिर ने अमारा की बेचैन रूह को तसल्ली दी। एक साथ वो अपनी बादशाही के लिए उम्मीद की किरण थे। इस हम आहंगी का सबूत जो गहरे अंधेरे में भी खिलता है। एक दिन एक कौवा एक मनहूस पैगाम लेकर किले के दरवाजे पर पहुंचा। एक बदकिरदार जादूगर साए से हड़प कर पड़ोसी रियासत को अबदी रात में डूब गया था। कौवे ने शहजादियों की मदद की इल्तिजा की, क्योंकि उनकी मुश्तरका रोशनी ही वाहिद चीज थी जो जादूगर के अंधेरे को दूर कर सकती थी। अमारा हमेशा की जंगजू ने अपना ब्लेड तैयार किया। इसकी रूह नेक गुस्से से भड़क उठी। लोना ताहम हिचकिचाहट, जबकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। यह दोपहर के सूरज की तपती शिद्दत से नहीं, बल्कि दोपहर की खामोशी में परवान चढ़ती थी। फिर भी अपनी बहन को तन्हा करने के लिए छोड़ने का ख्याल नाकाबिल बर्दाश्त था। पुरज़्म दिलों के साथ शहजादियां आगे बढ़ीं। उनके सफर ने उन्हें सरगोशियों के जंगलों और सितारों से भरे मैदानों में ले जाया। हर कदम उनकी हिम्मत और अज़्म का इम्तिहान ले रहा था। अमारा की जलती रूह ने उन्हें मुतहर्रिक रखा, जबकि लोना के चांदनी ख्वाबों ने रात की तारीख कैनवस पर उम्मीद की तस्वीर कशी की।
آخر میں وہ جادوگر کے اوبسیڈین قلعے تک پہنچ گئے، ایک یکسنگی جس نے گودیولی کے آسمان کو کھرچ دیا تھا۔ امارا آگے بڑھی، اس کی تلوار تجاوز کرنے والے سائے کے خلاف دفاع کی ایک کرن ہے، لیکن جادوگر کا جادو زبردست تھا اور امارا اگرچہ بہادر تھی جلد ہی قابو پا گئی۔ جیسے ہی ساری امیدیں ختم ہوتی دکھائی دی، لونا آگے بڑھی، اس کی آواز نرم لیکن غیر متزلزل طاقت کے ساتھ خوابوں کی ٹیپسٹری بنی ہوئی تھی۔ سٹارڈسٹ کے قلعے زمین سے الفات ہے، رات کو آگ بھڑک اٹھی اور ہوا میں ہنسی گونجی۔ جادوگر روشنی اور خوشی کے حملے سے مغلوب ہو کر گر گیا، اس کے سائے منتشر ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک ایسی دنیا چھوڑ گئے جو فجر کی ہلکی چمک میں نہائی ہوئی تھی۔ امارا اور لونا ہیرو کے طور پر اپنی سلطنت میں واپس آئے، ان کا رشتہ ان کی مشترکہ آزمائش سے مضبوط ہوا۔ انہوں نے حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی، ان کی متضاد روشنیاں ان کے گودیولی کے دائرے کے ہر کونے کو روشن کرتی تھی، اور اس طرح دائمی گودیولی میں رہنے والی بادشاہی امید کی کرن بن گئی، محبت کی طاقت، ہمت اور گہرے اندھیرے میں بھی کھلنے والے خوابوں کا ثبوت۔ ایک زمانے میں ایک سبزہ زار سلطنت میں جو پہاڑیوں اور بڑبڑاتی ندیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی، اسابیلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ ایک نرم دل اور خوبصورت نوجوان عورت تھی جسے اس کی رعایا کی محبوب تھی، اور جو اسے جاننے والے تھے سب ان کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے باوجود، اس کے بہت سے دعوے داروں کے باوجود، زابیلا غیر شادی شدہ رہی، کیونکہ اسے ابھی تک ایسی محبت نہیں ملی تھی جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گرمیوں کی ایک گرم شام، جیسے ہی سورج افق پر ڈوب گیا اور آسمان کو گلابی اور سونے کے رنگوں سے رنگا، ایزابیلا نے شاہی باغات میں ٹہلنا شروع کیا۔ کھلتے پھولوں کی خوشبو نے ہوا کو بھر دیا اور چہچہانے کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں گم، وہ باغ کی گہرائیوں میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک چمکتے ہوئے تالاب پر پہنچ گئی۔ تالاب کے کنارے ایک متجسس مخلوق بیٹھی تھی، ایک مینڈک جس کی آنکھیں زمرد کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایزابیلا کے قریب آتے ہی یہ آہستہ سے کر گیا اور وہ دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ مدد نہیں کر سکی۔ آپ کو باغ کے اس پرسکون گوشے میں کیا لایا ہے، پیارے مینڈک؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز موسم گرما کی ہوا کی طرح نرم تھی۔ مینڈک نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی عام مینڈک نہیں ہوں، منصفانہ شہزادی، اس نے جواب دیا۔ ایک بار میں ایک شہزادہ تھا جسے ایک شیطانی جادوگرنی نے اس شکل میں رہنے کے لیے اس وقت تک لعنت بھیجی تھی جب تک کہ سچی محبت کا بوسہ جادو نہیں توڑ دیتا۔ ایزابیلا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ایک ملعون شہزادہ؟ اس طرح کی کہانیاں مملکت میں غیر معمولی نہیں تھیں، لیکن اس کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے سنا، مینڈک نے اپنی کہانی سنائی۔ بہت پہلے شہزادہ مغرور اور خود غرض تھا، اپنی خوشی کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک طاقتور جادوگرنی کی توہین کی تھی جو طوفان سے پناہ لینے کے لیے محل کے دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر جادوگرنی نے جادو کیا تھا، اسے مینڈک بنا دیا تھا، اور اسے اس وقت تک تنہائی میں رہنے کی مذمت کی تھی جب تک کہ وہ محبت کے حقیقی معنی کو نہیں جان لیتی۔ اس کی کہانی سے متاثر ایزابیلا نے مینڈک کی ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھا اور اسے واپس محل میں لے گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ایزابیلا اکثر تالاب کا دورہ کرتی، مینڈک کے شہزادے سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ اس کی عمدہ شکل کے باوجود اس نے خود کو اس کی عقل اور حکمت کی طرف کھینچ لیا اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران شہزادی کی مینڈک سے عجیب دوستی کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی۔ کچھ نے تضحیک اور کفر کے الفاظ سرگوشی کی، جبکہ دوسروں نے ایزابیلا کی مہربانی اور شفقت پر تعجب کیا۔ ایک دن جب ایزابیلا تالاب کے کنارے مینڈک کے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی تو ایک قاصد فوری اطلاع کے ساتھ پہنچا۔ بادشاہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور بادشاہی کا کوئی بھی شفا دینے والا اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک علاج کے لیے بے چین، ایزابیلا نے شفا یابی کے افسانوی فاؤنٹین کو تلاش کرنے کا عہد کیا۔
کہا کہ وہ جاد جنگل میں گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ بھاری دل کے ساتھ ایزابیلا نے مینڈک کے شہزادے کو الوداع کیا اور اپنی تلاش پر نکل پڑی۔ جنگل گھنا اور الجھا ہوا تھا، اس کے سائے سرگوشیوں اور پوشیدہ خطرات سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر بھی امید اور عزم کی روشنی سے رہنمائی کرتے ہوئے ایزابیلا نے زور دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے جب ایزابیلا جنگل کے دل میں گہرائی تک سفر کرتی گئی۔ اسے ہر موڑ پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، غدار راستوں سے لے کر خوفناک درندوں تک۔ اس کے باوجود وہ اپنے والد کے لیے اس کی محبت اور سب کو فتح کرنے کے لیے محبت کی طاقت میں اس کے اٹل یقین کی وجہ سے بے خوف رہی۔ آخر کار جو ابدیت کی طرح لگ رہا تھا، ایزابیلا نے سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک کلیئرنگ سے ٹھوکر کھائی۔ اس کے مرکز میں شفا کا چشمہ کھڑا تھا، اس کا پانی چمکدار چمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ایزابیلا نے ایک شیشی مقدس پانی سے بھری اور جلدی سے محل کی طرف چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے والد کو امرت کا انتظام کیا، اس کے رخساروں پر رنگ لوٹتے اور اس کے تھکے ہوئے اعضا میں طاقت لوٹتے ہوئے سانس بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کی بہادری اور لگن کے لیے الفاظ سے باہر شکر گزار۔ اور جب ایزابیلا اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے محبت کا حقیقی مطلب پایا ہے، ایک خوبصورت شہزادے کی شکل میں نہیں بلکہ دینے کے بے لوث عمل میں۔ دریں اسنا محل میں واپس مینڈک شہزادہ ایزابیلا کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پھر بھی اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے دل پر شک کی لہر دوڑ گئی جب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اسے بھول گئی ہے یا اس نے اسے محض اس کی قسمت پر چھوڑ دیا ہے۔ ابھی جب وہ امید کھونے ہی والا تھا کہ جنگل سے ایک جانی پہچانی شخصیت ابھری، ایک پھٹی ہوئی چادر میں ملبوس ایک شخصیت۔ اس کا چہرہ گندگی اور تھکن سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی ایک ایسی چمکیلی روشنی سے چمک رہا تھا جو اندھیرے کو چھیدنے لگتا تھا۔ یہ ایزابیلا تھی جو اپنی جستجو سے فاتحانہ لوٹ رہی تھی۔ اور جب وہ تالاب کے قریب پہنچی تو مینڈک کے شہزادے نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، پہچان کی، سمجھ کی، محبت کی ایک جھلک۔ ایک لفظ کے بغیر ایزابیلا نے جھک کر مینڈک کے شہزادے کو ہونٹوں پر بوسہ دیا، اس کا دل جذبات سے بھر گیا۔ اور اسی لمحے لعنت ٹوٹ گئی اور مینڈک شہزادہ دوبارہ اپنی انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لمبا اور خوبصورت، اس کی آنکھیں تشکر اور محبت سے بھری ہوئی تھیں، ایزابیلا نے محسوس کیا کہ اسے آخر کار اپنا حقیقی شہزادہ مل گیا ہے۔ یہ کسی پریوں کی کہانی کے خاتمے میں نہیں بلکہ خود کی دریافت اور چھٹکارے کے سفر میں ہے۔ وہ ایک ساتھ انہوں نے حکمت اور شفقت کے ساتھ بادشاہی پر حکومت کی۔ ان کی محبت سورج کی طرح چمکتی ہے جس نے آنے والے سالوں تک ان کی خوشکن بادشاہی کو روشن کیا۔ اور اس طرح مینڈک کے شہزادے اور مہربان شہزادی کی کہانی لیجنڈ بن گئی، جو کہ محبت کی طاقت کا ثبوت ہے، یہاں تک کہ انتہائی غیر متوقع روحوں کو بھی بدل سکتی۔ جادوئی آم کا درخت۔ گھنا جنگل ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف پتوں کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار پرندے کی چیخوں سے ٹوٹا تھا۔ یہ ایک پراسرار جگہ تھی جہاں درخت راز کی سرگوشی کرتے نظر آتے تھے اور سائے چھپے ہوئے خطرات رکھتے تھے۔ لیکن ایک نوجوان لڑکی کے لیے یہ جنگل گھر تھا۔ اس کا نام للی تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزاری تھی۔ وہ ایک جنگلی بچہ تھا جس کے لمبے گھنگریالے بال اور چمکیلی سبز آنکھیں جو جنگل کے متحرک رنگوں کی عکاسی کرتی تھیں۔ اس کے نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی انسانی صحبت، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی کیونکہ اس کا ایک ساتھی تھا۔ ایک ساتھی تھا جو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا، اس کی بلی لونا۔ لونا پیلی آنکھوں کے ساتھ ایک خوبصورت کالی بلی تھی۔ للی نے اسے ایک چھوٹی بلی کے بچے کے طور پر پایا تھا جسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ اسے اندر لے گئی تھی اور تب سے وہ لازم و ملزوم تھے۔ لونا للی کے لیے صرف ایک پالتو جانور نہیں تھی، وہ اس کی سب سے قریبی دوست اور بااعتماد تھی۔ اور اس کے پاس ایک راز تھا، وہ بات کر سکتی تھی۔ یہ ایک عجیب اور جادوئی صلاحیت تھی جس کے بارے میں صرف للی جانتی تھی۔
लोना ने इसे राजदारी की कसम खाई थी, क्योंकि उसे डर था कि दूसरे इसके इख्तियारात से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और इस तरह वो तन्हाई में रहते थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ सोहबत के लिए। एक दिन जब लिली जंगल की खोज कर रही थी, तो वो एक ऐसी जगह से ठोकर खा गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। साफ करने के बीच में आम का एक शानदार दरख्त खड़ा था, उसकी शाखें पक्के हुए रसीले फलों से भरी हुई थीं। लिली ने पहले कभी आम का दरख्त नहीं देखा था, क्योंकि वो इस जंगल के रहने वाले नहीं थे। वो उसकी खूबसूरती और फलों की मीठी खुशबू से मशहूर थी। लेकिन जैसे ही वो आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसने एक आवाज़ सुनी, दरख्त से एक हल्की सी सरगोशी। वो जिम गई, इसका हाथ अब भी फैला हुआ था और गौर से सुन रही थी। आवाज़ बुलंद और वाज़े होती गई, और इसे एहसास हुआ कि ये दरख्त ही से आ रही है। तुम कौन हो? आवाज़ ने पूछा। मैं लिली हूँ, उसने जवाब दिया। इसकी आवाज़ खौफ और जोश दोनों से कांप रही थी। तुम्हें मुंतखब किया गया है, लिली, आवाज़ ने कहा। आपको मेरी हिफाजत के लिए चुना गया है, क्योंकि मैं आम का कोई आम दरख्त नहीं हूँ। मैं एक जादुई दरख्त हूँ, और मेरे फल में ख्वाहिशात को पूरा करने की ताकत है। लिली की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन दरख्त की आवाज़ और इससे बात करने के अंदाज के बारे में कुछ इसने इसे यकीन दिलाया। कैसी ख्वाहिशात? उसने पूछा। इसका तजस्सुस इससे बेहतर हो रहा है। कोई भी ख्वाहिश जो तुम चाहो, लेकिन खबरदार रहो, हर ख्वाहिश कीमत के साथ आती है, दरख्त ने जवाब दिया। लिली ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उसने दरख्त से आम तोड़ा और एक नए घर की ख्वाहिश जाहिर की, एक खूबसूरत कॉटेज जहां वो और लोना आराम से रह सकें। अचानक एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया, और जब वो मध्यम हो गई तो उन्होंने अपने आप को एक अजीब सी झोंपड़ी के सामने खड़ा पाया। लिली बहुत खुश थी और बाकी दिन अपने नए घर की तलाश में गुजारा। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, इसे आम के दरख्त की वार्निंग याद आ गई, हर ख्वाहिश की कीमत होती है। वो बेचैनी के एहसास को ख़त्म नहीं कर सकी, और उसने दरख्त और उसकी ताकतों के बारे में मज़ीद जानने के लिए अगले दिन जंगल वापस जाने का फ़ैसला किया। जंगल से गुजरते हुए इसने माहौल में तब्दीली देखी। कभी पुरअमन जंगल अब एक खौफनाक तवानाई रखता था। उसने सरगोशियां सुनी और दरख्तों के दरमियान साए को हरकत करते देखा। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, खौफ का एहसास अपने ऊपर रेंगता हुआ महसूस कर रहा था। जब वो क्लियरिंग पर पहुंची तो उसने देखा कि आम का दरख्त सूख गया था और उसका फल काला हो गया था। वो किसी बुराई की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि उसकी ख्वाहिश भारी कीमत लेकर आई है। अचानक उसने एक जोरदार चीख सुनी और मुड़कर देखा कि लोना पर तारीक मखलूक के एक गिरोह ने हमला कर दिया है। वो अपनी बली की मदद के लिए पहुंची, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जैसा कि इसने सोचा कि सब कुछ खो गया है, आम के दरख्त में जान आ गई और उसकी शाखें मखलूक पर टकराईं और उन्हें भगा दें। लिली ने महसूस किया कि आम का दरख्त सिर्फ जादुई दरख्त नहीं है, बल्कि जंगल का मुहाफिज है। इसे इसकी हिफाजत के लिए किसी की ज़रूरत थी, जिस तरह इसने उनकी हिफाजत की। और उसने नताइज पर गौर किए बगैर नए घर की ख्वाहिश करके एक संगीन गलती की थी। उसने दरख्त से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो दोबारा कभी खुदगर्जी की ख्वाहिश नहीं करेगी। दरख्त ने इसे मुआफ़ कर दिया और खुद को अपनी साबिका शान में बहाल कर दिया। इस दिन से लिली और लोना आम के दरख्त के साथ हम आहंगी के साथ रहते थे। इसकी हिफाजत इन लोगों से करते थे जो उसके इख्तियारात को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन इस वाक़ये ने लिली पर एक मुस्तकिल निशान छोड़ दिया था। उसने मुश्किल तरीके से सीखा था कि हर ख्वाहिश की कीमत होती है, और ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। और जैसे ही वो आम के दरख्त के नीचे बैठी, लोना अपनी गोद में इत्मीनान से बोल रही थी। इसने महसूस किया कि इसके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी वो कभी ख्वाहिश कर सकती थी, एक सच्चा दोस्त और जादुई मुहाफिज। एल्डोरिया की शहजादी अमारा आपकी आम शहजादी नहीं थी। इसका झूला ग्लेशियर की बर्फ से तिरा हुआ था। इसके खेल की चीजें चमकते हुए बर्फ के तोलों से तैयार की गई थीं, और उसकी हंसी इसके सरमाई महल के क्रिस्टल हॉलों में गूंज रही थी। इसकी हल्की नीली आंखें, जिमी हुई झीलों का रंग, एक शदीद चिंगारी थी
जो उसके बर्फीली डोमेन की जंगली खूबसूरती की आईनादार थी। एल्डोरिया बर्फ से ढकी चोटियों के दरमियान बसी हुई एक ऐसी सल्तनत थी जो हमेशा सर्दियों की आगोश में लिपटी रहती थी। अमारा मौसम की शिद्दत को कंट्रोल करने की ताकत से नवाजा, एक नाजुक तवाजुन को यकीनी बनाया। ताहम बदअमनी के वसवसे जुनूबी सरहदों से इस तक पहुंचे जहां मौसम बहार ने खिलने से इनकार कर दिया, इसकी जगह गैर फितरी सर्दी ने ले ली। सितारों की रोशनी वाली एक रात जब अरोरह बोरिलस आसमान को रंग रही थी, अमारा ने दो मुहाफिजों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुना। उन्होंने एक तारीख शख्सियत के बारे में बात की, मिलिक्की नामी एक जादूगर जिसने सर्दियों की ताकत को चुराने और दुनिया को अबदी डांसेस में डालने की कोशिश की। अमारा पर गुस्सा बढ़ गया। इसकी बादशाही मौसम सरमा का मरकज थी जो तवाजुन बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार थी, और मिलिक्की के मंसूबे ने फितरत के ताने बाने को खतरा में डाल दिया। अमारा खामोशी से नहीं बैठ सकती थी। बादशाह और मलिका के एहतिजाज के बावजूद उसने जुर्रत से फरार इख्तियार किया। अपने बर्फानी ताज और डांसेस के मानूस लम्स को पीछे छोड़कर उसने एक आम आदमी के भेस में जुनूब का रुख किया। इसके वाहिद साथी लूमी नामी एक शरारती स्नो स्प्राइट थे जो वहम पैदा कर सकता था, और एक चोरी शुदा नक्शा जो मिलिक्की की पोशीदा खूह की तरफ जाता था। सफर गद्दार था। सरसब्ज़ व शादाब जंगलात जो तजावुजात की सर्दी से आदी थे, टूट फूट का शिकार हो रहे थे। अमारा जो कि बर्फानी तूफानों को संभालने के आदी थे, मौसम बहार के लतीफ पहलुओं पर काबू पाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। रास्ते में इसका सामना ऐसे मायूस किसानों से हुआ जिनकी फसलें मुरझा गई थीं, और थके हुए मुसाफिर सर्दियों की नाखत्म होने वाली गुदेवली में खो गए थे। अमारा को उम्मीद की किरण महसूस हुई। शायद ये गैर मुतवक्के साथी वो इत्तेहादी थे जिनकी उसे जरूरत थी। कैलिन अपनी चुस्ती के साथ गद्दार मनाजिर को नेविगेट कर सकता था। इलारा कदीम जादू के अपने वसी इल्म के साथ भोली हुई रसूमात के जरिए उनकी रहनुमाई कर सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए जब वो गहरे जुनूब में सफर करते गए। हुआ भारी होती गई, जादू ने जमीन से जिंदगी का गला घोंट दिया। वो उस वुड पर पहुंचे, एक वक्त का मुतहर्रिक जंगल जो अब बर्फ से घटी हुई कुनकाल की शाखों। एक हलचल से भरे बाजार में अमारा ने सफर करने वाले फनकारों के एक गिरोह से ठोकर खाई। वहां कालिन पिघले हुए सोने जैसी आंखों के साथ एक करिश्माती एक्रोबेट था, और इलारा एक जादूगर किस्मत कहने वाला था जिसने अमारा के भेस में देखा था। शहजादी की हालत जार से मुतासिर इलारा ने एक पेशीन गोई का इंकिशाफ किया। सिर्फ चना हुआ सर्दियों के दिल और बहार के लम्स के साथ मिलिक्की की लानत को तोड़ सकता है। वाले मौसम बहार के उभरते हुए इल्म के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए रग को कमजोर करने में कामयाब हो गई, जिससे इलारा ने इसे एक ताकतवर जादू के साथ निकाल दिया। पोर्टल चमकता हुआ एक तारीख मुंजमद बंजर जमीन को जाहिर करता है। ये मिलिक्की का डोमेन था। सर्दियों का मुड़ा हुआ मजाक उसकी कुदरती खूबसूरती से खाली था। गद्दार बर्फ के गारों में घूमते फिरते और बर्फ और पत्थर के खौफनाक गोलमोहे से लड़ते हुए आखिरकार वो मिलिक्की के ओबेसिडेन कले तक पहुंच गए। मैं लिपटा हुआ है। जूं जूं वो गहराई में जा रहे थे, उन पर जमे हुए पौधों, जंगल की बाकियात को मिलिक्की के जादू से खराब कर देने वाली अजीब व गरीब मखलूक ने हमला किया। विस्पर वुड के कल्ब में इलारा ने एक पोशीदा पोर्टल दरियाफ्त किया जो मिलिक्की के डोमेन का एक गेटवे था। ताहम पोर्टल की हिफाजत एक खौफनाक बर्फ के टुकड़ों से की गई थी जो कि चोरी शुदा सर्दियों से पैदा हुई थी। एक मायूस कुन जंग शुरू हो गई। अमारा अपने बर्फ के जादू और इलारा से हासिल होने अंदर, मिलिक्की उनका इंतजार कर रहा था। लंबा और लंबा अंधेरे से चमकने वाली आंखों के साथ वो जादूगर कम और अपने जुनून में मुड़ी हुई मखलूक ज्यादा लग रहा था। शदीद लड़ाई शुरू हो गई। कैलिन की चुस्ती और इलारा के वार्ड्स ने मिलिक्की को बेकाबू कर रखा था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी। अमारा ये समझते हुए कि वहशी ताकत जीत नहीं पाएगी, एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया। उसने मिलिक्की को एक सौदे की पेशकश की, अपनी खोई हुई इंसानियत को बहाल करने का एक तरीका। कुनविडनित्यू ने कले के अंदर एक छुपे हुए चश्मे के बारे में बात की जो मिलिक्की की तरफ से मतमन्नी अब्दी जिंदगी का एक जरिया है।
उसने वदा किया कि अगर वो चोरी शुदा सर्दियों पर अपनी गिरफ्त छोड़ दे तो उसकी रहनुमाई करेगी। अमारा की तजवीज़ हुआ में लटकी हुई थी। चैम्बर पर एक सख्त खामोशी छाई हुई थी। मिलिक्की की आंखें जिंदगी भर की तलखी से जल रही थीं, शक से चमक रही थीं। अबदी जिंदगी की बहार, तुम मुझे परियों की कहानियों से आजमाना चाहते हो बच्चे? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, इलारा ने मुदाखलत की। इसकी आवाज कदीम हिकमत से भरी हुई थी। लेजेंड्स उन्हीं दीवारों के अंदर एक ऐसे चश्मे की बात करते हैं, इन लोगों के लिए इनाम जो न सिर्फ ताकत बल्कि छुटकारे के ख्वाहां है। मिलिक्की के चेहरे पर शक की लहर दौड़ गई। उसने जोर दिया, मौसम बहार आपकी जिंदगी को दोबारा हासिल करने का एक मौका फराहम करता है, इससे पहले कि आपके सर्दियों के जुनून ने आपको खा लिया। मिलिक्की ने तंज किया, लेकिन इसके हाथ से एक कपकपाहट दौड़ गई। तड़प की एक सिल्वर को धोखा दिया। खामोशी फैली हुई थी, इसके फैसले के वजन के साथ मोटी थी। आखिर में एक गरजदार के साथ उसने तस्लीम किया, बहुत अच्छा, रास्ता दिखाओ, लेकिन ये जान लो शहजादी, किसी भी धोखाधड़ी का सामना तेज और बर्फानी इंतकाम के साथ किया जाएगा। ग्रुप एक बेचैन इत्तेहाद मायूसी के आलम में कला की गहराई में आगे बढ़ा। हुआ ठंडी होती गई, दीवारें गैर फितरी डांसेस से चमक रही थीं। हुआ नादीदा जादू मिलिक्की की बटी हुई ताकत की बाकियात से टकरा रही थी। कालिन हमेशा चुपना पोशीदा खतरात के लिए राहदारियों को स्कैन करता था। इलारा इसकी पेशानी इर्तिकाज में झुकी हुई कदीम वार्डों को नादीदा खतरात के खिलाफ बड़बड़ा रही थी। उनका रास्ता उन्हें बर्फीले हुजरों की भूलभुलैया से गुजरता है जो मुंजमद गोश्त से तराशे गए भयानक मुजस्समों से मुज़य्यन थे। ये महज सजावट नहीं थे। अमारा ने दर्द की एक हल्की बाज़गश्त महसूस की जो उनकी तरफ से निकल रही थी, जो मिलिक्की की अपनी ताकत के लिए कुर्बान की गई जानों की याद दिलाती थी। अचानक उनके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया, जिससे एक पोशीदा गड़ा जाहिर हुआ। कालिन एक चीख के साथ नीचे गिर गया। इसकी चीख को अंधेरे ने निगल लिया। अमारा ने एड्रेनालीन के इजाफे से ईंधन में एक चमकते हुए बर्फ के पिल को बुलाया, इसे हिफाजत की तरफ खींच लिया जैसे उस तरह की तेज स्टालेक्टाइट्स छत से नीचे आती है। मिलिक्की ने करीब के सानिहे को तफरी के मुतरादिफ कुछ झिलमिलाते हुए देखा। एक चालाक चाल शहजादी, लेकिन यह हाल ऐसी लज्जतों से भरे पड़े हैं, तुम्हारी किस्मत कब तक खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो जारी रहे, वो दूसरों के बरक्स एक छुपे हुए कमरे से ठोकर खा गए। इसकी दीवारों को दीवारों से मुज़य्यन किया गया था, जिसमें एक छोटे मिलिक्की की तस्वीर कशी की गई थी। इसके चेहरे पर रहम किया गया था, न कि जुल्म। वो मौसम गर्मा की धूप की तरह गर्म आंखों वाली एक औरत के पास घुटने टेक रहा था, एक आंसू उसके गाल पर रास्ते का पता लगा रहा था। इलारा इस मंजर को पहचानते हुए हाँप गई। बहार की मलिका। मिलिक्की कभी उसका मुहाफिज था, किस गद्दारी ने उसे अंधेरे में बदल दिया। अमारा को इस शख्स के लिए हमदर्दी का एहसास हुआ जिसका वो सामना कर रहे थे। मिलिक्की उनके मुशाहिदे का मुशाहिदा करते हुए सख्त हो गया। खामोशी वो जिंदगी भर पहले की बात थी, इससे पहले कि धोखा मुझसे सब कुछ चरा ले। इसके अल्फाज ने अमारा के जहन में एक सवाल को हुआ दी, क्या धोखा? हमें बताएं और शायद हम आपकी मदद कर सकें। न सिर्फ अबदी जिंदगी के मिलिक्की हिचकिचाया, फिर तलखी से भरी आवाज में बोला, बहार की मलिका को कत्ल कर दिया गया। एक ताकतवर नमूने को ईंधन देने के लिए इसकी जिंदगी की ताकत चराई गई। जंगली फूलों से रंगी हुई बादशाही में शहजादी अमारा रहती थी, एक लड़की जिसकी आंखें गोदेवली का रंग और हुआ जैसी जंगली रूह थी। दूसरी शहजादियों के बरक्स जिन्होंने अजीम गेंदों का ख्वाब देखा था, अमारा को एडवेंचर की ख्वाहिश थी। एक चांदनी रात कले से बाहर निकलते हुए वो एक आसमानी चमक में नहाए हुए एक छुपे हुए क्लियरिंग से ठोकर खा गई। वहां एक चांद की किरण के नीचे शानदार तौर पर चल रहा था, एक तंगा वाला था। इसका कोट चमकती हुई चांदनी की तरह चमक रहा था और उसका सीन एक बटे हुए मोती की तरह एक नर्म रोशनी के साथ सुपंदता। अमारा खौफ से जिमी हुई। एक तंगावाला ने अपना सर उठाते देखा, उसकी ज़हीन आंखें इसके साथ बंद थीं।
खौफ शनासाई के अजीब एहसास में पिघल गया। एक तंगावाला इसकी नर्म रूह को महसूस करते हुए भागा नहीं था। इसके बजाय उसने एक चमकते फूल को अपनी थपकी के साथ इसकी तरफ धकेला। जैसे ही अमारा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी, फूल चमकती हुई रोशनी के जेरन में फट गया और उनके दरमियान एक खामोश वदा बांधा। इस दिन से अमारा और एक तंगावाला, जिसका नाम उसने लोना रखा, लाजिम व मलजूम हो गए। उन्होंने छुपे हुए आबशारों की खोज की, जंगली फूलों से लैस घास के मैदानों में दौड़ लगाई और लोना ने अमारा को अपनी पीठ पर सवार होने दिया। इसके सींग ने उनके पीछे सितारों की धूल की पगडंडी छोड़ दी। एक दिन सल्तनत पर साया पड़ गया। एक लालची पड़ोसी बादशाह ने उनकी खुशहाली से हसद करते हुए जंग की धमकी दी। बादशाह, एक अक्लमंद आदमी, जादू नहीं, शहजादी की एक तंगावाला सवारी की अफवाहों पर तंज किया, लेकिन अमारा जानती थी कि वो खतरे में है। लोना ने अमारा की परेशानी को महसूस करते हुए इसे एक छपी हुई गार की तरफ धकेल दिया। अंदर चमकते हुए दीवारों ने एक तंगावाला को अपने सींगों को शिफा और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाया। मुतासिर होकर अमारा ने मश्क में दिन गुजारे, लोना और उसकी बादशाही से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आखिरकार जंग से एक रात पहले पहुंच गई। दुश्मन ने इल्जाम लगाया उनके जरा बख्तर चांद की रोशनी में चमक रहे थे। खौफ ने अमारा को खा जाने की धमकी दी, लेकिन फिर लोना ने इसे आगे बढ़ा दिया। एक साथ वो मैदान में उतरे। लोना के हान की धड़कन एक नर्म शिफा बख्श रोशनी के साथ मैदान जंग में बरस रही है। ये तबाही की रोशनी नहीं थी, बल्कि उम्मीद और हिम्मत की रोशनी थी। दुश्मन लड़खड़ा गया, जादू से उलझ गया। मुतासिर होकर अमारा के सिपाहियों ने रैली निकाली। सुबह होते ही दुश्मन पीछे हट गया। बादशाह ने आजिज होकर महसूस किया कि बादशाही की असल ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि शहजादी और उसके एक तंगावाला के दरमियान बंधन में है। लोना की बहादुरी की खबर दूर दूर तक फैल गई। अमारा अब सिर्फ एक शहजादी नहीं रही, उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई। हमेशा के लिए इस शानदार एक तंगावाला से जड़ गई जिसने इसे मुंतखब किया था। उनका अफसाना दोस्ती की ताकत का सबूत और वो जादू जो खिलता है जब दिल एक के तौर पर धड़कते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लिली अपने आसपास की दुनिया के अजायबात के बारे में नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के साथ एक बहादुर रूह थी। उसने अपने दिन जंगल की गहराइयों की खोज में गुजारे, फितरत की खूबसूरती और उसके असरार से लुत्फ अंदोज हुए। एक रोशन सुबह जब वो जंगल में इससे कहीं ज्यादा गहराई में जा रही थी कि वो पहले कभी नहीं गई थी, लिली ने सुनहरी सूरज की रोशनी में नहाए हुए एक पोशीदा गिलेड से ठोकर खाई। वहां जंगली फूलों के बिस्तर के दरमियान शानदार तौर पर खड़ा एक शानदार एक तंगावाला था, जिसका कोट ताजा गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद था और एक सींग जो रात के आसमान में सितारों की तरह चमकता था। लिली अपने सामने देखकर खौफजदा हो गई, क्योंकि इसने एक तंगावाला की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका सामना जाती तौर पर होगा। एक तंगावाला इसके खालिस दिल और नर्म रूह को महसूस करते हुए फजल और तजस्सुस के साथ इसके पास आया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, लिली और एक तंगावाला के दरमियान एक बंधन बन गया जो अल्फाज से बालातर है और हुआ को एक परफितन तवानाई से भर देता है। इस लम्हे से वो जादुई जंगल में एक साथ लातादाद मुहिम जोई का आगाज करते हुए लाजिम व मलजूम साथी बन गए। एक साथ वो खुलते हुए फूलों के खेतों में रक्स करते, चमकती हुई नदियों के साथ साथ दौड़ते और आसमानों पर चढ़ते जब एक तंगावाला के खूबसूरत परों ने उन्हें नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने शरारती परियों से लेकर अक्लमंद बूढ़े ड्रैगन तक हर तरह की लाजवाब मखलूक का सामना किया। हर एक ने अपने सफर में अपना मुनफरिद लम्स शामिल किया, लेकिन जब वो जंगल के दिल की गहराई में सफर करते गए तो वो जंगल के एक तारीक और पेशगोई वाले हिस्से से ठोकर खा गए, जहां साए छुपे रहते थे और दरख्तों में से सरगोशियां गूंजती थी। खतरे को महसूस करते हुए एक तंगावाला ने लिली को वापस आने की ताकीद की, लेकिन इसकी मुहिम जोई की रूह ने बाज आने से इनकार कर दिया।
अंधेरे में छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म लिली ने अपने साथ एक तंगावाला के साथ उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक साथ उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए एक दूसरे की ताकत और हिम्मत पर भरोसा करते हुए इन आजमाइशों और चैलेंजों का सामना किया जिनका उन्होंने पहले सामना नहीं किया था। और आखिर में ये उनकी गैर मुतज़लज़ल दोस्ती और एतमाद था जिसने अंधेरे को पीछे हटा दिया और एक बार फिर जादू के जंगल में रोशनी को बहाल किया। मोहब्बत और हैरत से भरे दिलों के साथ लिली और एक तंगावाला ने अपनी मुहिम जोई जारी रखी। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था जब वो जादू और इम्कान के लामुत्तनाही दायरों में आगे बढ़े। इमालड किंगडम के कल्ब में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसी हुई सरगोशी के पत्तों का बाग है। यहाँ सूरज की सुनहरी चमक में नहाकर मलिका पोमोना ने हुकूमत की, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती बेहतरीन गुलाब का मुकाबला करती थी और जिसके दिल में गर्मी की गर्मी थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फख्र उसकी बेटी शहजादी अमारा था, जिसके बाल जले हुए तांबे के रंग और आंखें सेब के ताज़ा पत्ते की सब्ज रंग की थी। अमारा तुम्हारी ठेठ शहजादी नहीं थी, जबकि दूसरी लड़कियां शानदार गेंदों और खूबसूरत शहजादों के ख्वाब देखती थी। अमारा ने अपने दिन बाग की तलाश, जंगल की शर्मीली मखलूक से दोस्ती करने और दरख्तों की खुफिया ज़बान सीखने में गुजारे। चंचल गुलहरियों से इसने चुस्ती सीखी, अक्लमंद अलिफालू से इसने इल्म हासिल किया और हुआ के हल्के झुमके से इसने अपनी मेहरबानियों को नवाजा। एक दिन सल्तनत पर एक खौफनाक आफत आ गई। एक बार मुतहर्रिक सेब के दरख्त थके हुए हो गए, उनके पत्ते बीमार भूरे हो गए और उनके फल सुकड़ कर गिर गए। सल्तनत का जरिया माश और इसकी खुशी खत्म होती दिखाई दे रही थी। बादशाह, मलिका और यहाँ तक के इंतहाई तजुर्बाकार जादूगर भी बेबस थे। मायूसी ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन अमारा को दरख्तों की सरगोशियां याद थी, जानती थी उसे अदाकारी करनी है। बाग के अंदर गहरी कदीम शाखों से छुपा हुआ एक भूला हुआ कुनवा खड़ा था, जिसे कदीम जादू का जखीरा कहा जाता था। अज़्म से लबरेज अमारा उसकी गहराइयों में उतर गई। वहाँ इसका सामना एक जादूगर स्प्राइट से हुआ जो कुनवे का मुहाफिज था। अमारा की हिम्मत और हमदर्दी से मुतासिर स्प्राइट ने राज खोल दिया। उसने वजाहत की कि यह खराबी एक भूले हुए गाने की वजह से हुई जो बाग की सेहत के लिए जरूरी है। ताहम नोट पूरी जमीन पर बिखरे पड़े थे, वक्त के साथ खो गए। बेखौफ होकर अमारा एक तलाश पर निकल पड़ी। जानवरों के इश्तिराक करदा खुफिया इशारे के बाद और भोली हुई धन की मध्यम बाज़गश्त से रहनुमाई हासिल करते हुए उसने घने जंगलों और बहती नदियों के पार सफर किया। इसे शरारती पिक्सियों और बदमिजाज ग्नोमस की तरफ से फैलाई गई पहेलियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कई दिन की मुसलसल तलाश के बाद उसने आखिरी बिखरा हुआ नोट बरामद कर लिया, जिसने नई खुशी के साथ रात को गुनगुनाया। बाग में वापस आकर अमारा ने मुकम्मल गाना गाया। दरख्त जैसे किसी मानूस लोरी से बेदार हुए नई जिंदगी के साथ जवाब दिया। उनके पत्ते एक मुतहर्रिक सब्ज चमक रहे थे और उनकी शाखें एक बार फिर बोल्ड रसीली सेब के वजन के नीचे झुक गई थी। बादशाही ने खुशी मनाई, अमारा को शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि उनके नजात दहिंदा के तौर पर मनाया। एप्पल की शहजादी जिसने जमीन की खामोश इल्तिजा को सुन लिया था। इस दिन से अमारा की मीरास अजीम अलशान हालों आशानदार जेवरात में नहीं बल्कि फलते फूलते बागात और उसके लोगों के शुक्रगुजार दिलों में जिंदा रही। वो उनकी प्यारी शहजादी बनी रहे जो मेहरबान, हिम्मत और पत्तों के जरिए हुआ की तरफ से सरगोशी करने वाली खामोश हिकमत की ताकत का सबूत थी। सूरज बर्फ से ढके हिमालय पर चढ़ गया, आसमान को गुलाब और सोने के रंगों से पेंट कर रहा था। सल्तनत के कल्ब में जरखेज वादियों के दरमियान बसी हुई साल के सबसे अजीम अलशान इवेंट की तैयारियां जोरों पर थीं। जोश व खरूश फिजा में गूंज उठा जब देहातियों ने अपने घरों को क्रिम्सन, गुलाबी और हाथी दांत के फूलों के हारों से आरास्ता किया। बाजार खुशबूदार पकवानों से भरा हुआ था, गुलाब से भरे जाम, कैंडी की पंखुड़ियों और फूलों के जौहर से मीठे चमकते मशरूबात। यहाँ तक कि हुआ खुद भी 1000 गुलाब के फूलों की
मीठी सुरीली खुशबू से हल रही थी। मेले के सबसे ज्यादा सरशार अकीदतमंदों में गुलाब की 3 शहजादियां थीं। हर एक के पास एक मुनफरिद तोहफा था जो उन्हें गुलाब के मेहरबान जज्बे ने अता किया था। ज़ोहरा, जो कि सबसे बड़ी थी, ख्वाबों की बनी थी। इसकी फर्तीली उंगलियों ने गुलाब के फूलों को दिलकश नुमाइशों में झुका दिया, बागात को खुशबूदार फूलों और कांटेदार मेहराबों की सनसनीखेज भूलभुलैया में तब्दील कर दिया जो आसमान को चूमते थे। दरमियानी शहजादी नूर दिल की शायरा थी। इसके अल्फाज हुआ पर रक्स करते थे, मोहब्बत, नुकसान और गुलाब की पायदार खूबसूरती की वाज़े तस्वीरें पेंट करते थे। शहद की तरह मीठी आवाज के साथ पढ़ी जाने वाली उसकी नज़में हर इस शख्स के दिल में गूंज उठीं जिसने उन्हें सुना। अनिया सबसे छोटी, सूरज की गर्मी से छूने वाली शिफा बख्श थी। इसके नर्म लम्स ने दर्द को कम किया और परेशानियों को सुकून बख्शा, और उसकी मुस्कुराहट सूरजमुखी की तरह। ताहम इस साल एक साए ने त्यौहार की खुशी को ग्रहण लगने का खतरा पैदा कर दिया। एक गैरतमंद जादूगर जो शहजादियों के तहाइफ और बादशाही की परस्तिश से हसद में मुब्तला था, उसने त्योहारों में खलल डालने की साजिश की। वो साए में छप गया, इसका दिल कांटों की तरह तेज तारीकी से तड़प रहा था। त्योहार के दिन हुआ तवक्को के साथ कड़कती थी। देहाती अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस सड़कों पर जमा थे, खुलते बागात में उनकी हंसी गूंज रही थी। ज़ोहरा के ड्रामे ख्वाबों की तरह खुलते रहे, जबकि नूर की नज़मों ने हुआ में जादू जगाया। आना हुजूम में से उड़ती चली गई, इसके लम्स से थके हुए पैरों और धूप में जले हुए कंधों को सुकून मिला। लेकिन जैसे ही सूरज अपने उरूज पर पहुंचा, जादूगर ने मारा। जमीन से कांटेदार बेलें फूट पड़ी जो गैर मुतवक्के लोगों को फंसा रही थी। शैतानी मखलूक के वहम हुआ में रक्स करते, खौफ और इख्तिलाफ के बीज बोते। गुलाबों की मीठी खुशबू जादूगर के मकरू जादू से दम घट कर तेज हो गई। शहजादियां अगरचे लम्हा बालम्हा दंग रह गईं, जल्द ही हरकत में आ गईं। ज़ोहरा ने अपनी कलाई के एक झटके से अपने गुलाब के मेहराबों को हिफाजती रुकावटों में बदल दिया, गांव वालों को कांटों से बचा लिया। नूर की आवाज अफरा तफरी से ऊपर उठती, हिम्मत और लचक की आयात पढ़ती, लोगों के दिलों में उम्मीद को जगाती। स्प्रिंग वोडस के अंदर, जहां चांदी की रोशनी चांदी की तरह टपकती थी और कदीम बलूत में राज थे, लोना रहता था किसी दूसरे के बरक्स एक सफेद हिरन। इसका कोट, सुबह के वक्त चूमने वाली बर्फ का रंग, एक दूसरी दुनिया की चमक रखता था, और उसकी आंखें चांदनी की चांदनी के तालाबों की तरह इसके सालों से कहीं ज्यादा हिकमत की अक्कासी करती थी। लोना सिर्फ एक हिरन नहीं था, वो एक निगहबान थी, जादू की बनी हुई थी और उम्मीद की किरण थी। कुनविदनीतियों ने जंगल के जिंदगी के खून से इसके ताल्लुक के बारे में सरगोशी की। वो एक लम्स से जख्मों को मुंदमिल कर सकती थी, खोए हुए मुसाफिरों को अपनी आसमानी चमक के साथ रहनुमाई कर सकती थी, और जानवरों की जबान बोलती थी जिसकी आवाज बुड़बुड़ाते हुए नाले की तरह साफ थी। फिर भी अपनी ताकत के बावजूद लोना नर्म और शर्मीली रही। उसने किसी भी इंसानी तामुल पर सरसराहट पत्तों और चहचहाते हुए करकटों की कंपनी को तरजीह दी। एक दिन एक साया सरगोशी के जंगल पर पड़ा। एक लालची बैरन जो जंगल के अंदर छुपे हुए सोने की अफवाहों की वजह से हुआ, उसने कदीम दरख्तों को उखाड़ फेंकने के लिए अपने लिम्बर जैक भेजे। खौफ और मायूसी ने मखलूक को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी चीखें कभी पुरअमन जंगल में गूंज रही थीं। तबाही को देखकर लोना जानती थी कि उसे काम करना है। वो लकड़हारे के सामने नमूदार हुई, अपनी खौफनाक शक्ल में नहीं, बल्कि एक छोटे मासूम बच्चे की तरह। ताहम उसकी आंखों में एक नाकाबिल तरदीद ताकत थी। एक एक करके मर्दों ने अपनी कुल्हाड़ियां नीचे की, मखलूक की आसमानी खूबसूरती और उसकी निगाहों में खामोश इल्तिजा से मशहूर हुए। रुके हुए काम से नाराज बैरन ने लोना का सामना किया, लेकिन जब इसने मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने एक आवाज निकाली जो जंगल की रूह से गूंज रही थी। जमीन कांप रही थी, अंगूर की बेलें बैरन के गिर्द कोड़े मारती थीं, और उसका लालच उसके सामने खुला था। शर्मिंदा होकर वो पीछे हट गया, सोने की तलाश को तर्क कर दिया।
खतरे के खत्म होने के बाद लोना ने जंगल की मखलूक को उनकी जमीन को ठीक करने में आगे बढ़ाया। जहां जिन्नात गिरे थे वहां पौधे अलिफाग आए और खौफ के रोने की जगह हंसी ने ले ली। लिम्बरजैक हमेशा के लिए उनके मुकाबले से बदल गए, जंगल के मुहाफिज बन गए। इसके बाद से लोना की अलामात में इजाफा हुआ। वो उम्मीद की अलामत बन गई, एक याद दहानी के छोटी से छोटी मखलूक भी बेपनाह ताकत रखती। सफेद जादुई हिरन अपनी नर्म रूह और ताकतवर जादू के साथ विस्परंगवोडस को देखता रहा। इसकी हम आहंगी को यकीनी बनाता और सुनने वालों के लिए उम्मीद की सरगोशी की कहानियां। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़े एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लिली रोशन आंखों वाली और मुतजस्सिस थी, जिसकी रूह आसमान के परिंदों से भी बुलंद थी। लेकिन जब से इसकी माँ का इंतकाल हुआ, लिली ने अपने दिल में एक बोझ महसूस किया, जैसे इस पर साया मंडला रहा हो। एक दिन अपनी माँ के सामान की तलाशी लेते हुए लिली ने अटारी में छुपे एक छोटे से लकड़ी के डब्बे से ठोकर खाए। अंदर पुराने ट्रिंकेट और भूली हुई यादों के दरमियान बसी हुई 5 पुरस्कार फलियां थीं, जो एक दूसरी दुनिया की चमक से चमक रही थी। इनकी खूबसूरती से मुतासिर होकर लिली ने एहतियात से फलियां अपनी जेब में रखी, इस जादुई सफ़र से बेखबर कि वो इसे जल्द ही ले जाएंगे। इस रात जैसे ही चांद आसमान पर बुलंद हुआ, लिली बिस्तर पर जाग रही थी। इस एहसास को झटकने से कासिर थी कि फलियां दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही थी। अपने अंदर अज़्म के जलते हुए एहसास के साथ लिली बिस्तर से बाहर निकली और अपनी खिड़की की तरफ इशारा किया। कांपते हाथों के साथ उसने एक फलियां मिट्टी के बर्तन में लगाई और हैरत से इसे देखती रही कि यह हैरत अंगेज शरह से उगने और बढ़ने लगी। इसकी आंखों के सामने एक ऊंची सैम का डंडा ऊपर की तरफ सरकता हुआ बादलों में से छीदता हुआ सितारों की तरफ पहुंच गया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर लिली फलियों के डंडे पर चढ़ गई। इसका दिल जोश और तवक्को से धड़क रहा था। जो वो ऊपर से ऊपर जाती गई, हवा ठंडी होती गई और नीचे की दुनिया एक दौर की याद में धुंधला गई। बिलाखिर लिली बादलों के ऊपर एक दम तोड़ देने वाली बादशाही में उभरी, जहां चांदी और सोने के कले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और रंग बिरंगे बागात सफ़ेद बादलों के दरमियान खिले थे। लेकिन बादशाही अपनी परेशानियों के बगैर नहीं थी। एक शरीर जादूगरनी ने दायमी सर्दियों का जादू किया था, जिसने ज़मीन को दायमी सर्दी और तारीकी में जमा दिया था। बादशाही के बाशिंदे खौफ के आलम में रहते थे, उनके दिल मायूसी में डूबे हुए थे। मदद करने के लिए पुरज़्म लिली ने जादूगरनी की लानत को तोड़ने और बादशाही में गर्मी और रोशनी वापस लाने की जस्तजू का आगाज़ किया। रास्ते में इसका सामना लाजवाब मखलूक से हुआ और उसने गैर मुतवक्के इत्तेहादी बनाए। हर एक अपने अपने ख़ास तरीक़े से इसकी मदद कर रहा था। अपनी रहनुमाई की रोशनी के तौर पर हिम्मत और मेहरबानी के साथ लिली ने सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर अपने बर्फीले महल में जादूगरनी का सामना किया। जादू और कुव्वत इरादी के आखिरी शोडाउन में लिली ने फलियां की ताकत को जारी किया। उनका जादू इसके अपने साथ जड़ा हुआ था। रोशनी की एक अंधी चमक में जादूगरनी का जादू बखर गया और गर्मी का सैलाब सल्तनत में वापस आ गया। बादल छुट गए, फजर के रंगों से रंगे हुए आसमान को जाहिर किया और लोगों ने खुशी मनाई। उनके दिल एक बार फिर उम्मीद से भर गए। शुक्रगुजारी के निशान के तौर पर जादू की बादशाही के बादशाह और मलिका ने लिली को सितारों से बना एक ताज अता किया और इसे अपने दायरे का हकीकी हीरो करार दिया। और अगरचे इसका सफ़र ख़त्म हो चुका था, लिली जानती थी उसकी मुहिम जोई अभी शुरू हुई है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अंधेरा होगा वो रोशनी लाने के लिए वहाँ मौजूद होगी। और इस तरह अपने दिल की हिम्मत और इसकी रूह के साथ लिली ने बादलों के ऊपर बादशाही को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो जहाँ भी जाएगी इसका जादू हमेशा अपने अंदर ले जाएगी। एक ज़माने में एक ऐसी सरजमीन में जहां बादल पहाड़ों की चोटियों को गिले लगाते थे और दरिया लोरी गाते थे, वहां बर्निगल नाम की एक शहजादी रहती थी। शहजादी बर्निगल कोई आम शहजादी नहीं थी। इसके बाल सूरज की तरह रोशन थे, आंखें जो साफ झील की तरह चमकती थीं और दिल हिम्मत और मेहरबानी से भरा हुआ था।
इसकी बादशाही, जो कि वादी वर्डेंट ड्रीम्स में वाक़ थी, अमन और खूबसूरती का दायरा था। ताहम वादी से परे फॉरलोन चोटियों के साए में गोरलो नामी एक नर्म देव को छुपा लिया। गोरलो इन जिन्नात के बरक्स था जिन्होंने सल्तनतों को दहशत ज़दा किया और ख़जाने जमा किए थे। वो खलवत की मखलूक थी जिसका दिल उसके साए जैसा बड़ा था, जो गुरूब आफ्ताब के वक्त वादियों में फैला हुआ था। गोरलो फॉरलोन चोटियों की मखलूकात के साथ हम आहंगी में रहता था। इसकी आवाज़ एक गहरा गुड़गड़ाहट थी जो खौफज़दा होने की बजाय सुकून देती थी। इसके कदम छोटे से छोटे जानदार को भी नुकसान ना पहुंचाने के लिए मोहतात रहते थे। वादी ऑफ वर्डेंट ड्रीम्स का सुकून इस वक्त बखर गया जब एक तारीक जादूगर ने इसकी खुशहाली और अमन से हसद करते हुए एक ऐसा जादू किया जिसने कभी ना खत्म होने वाली सर्दियों में बादशाही को लपेट में ले लिया। फसलें नाकाम हो गईं, दरिया जिम गए और एक बार हुआ भरी हंसी की जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली। शहजादी बर्निगल ने अपने लोगों को तकलीफ में मुब्तला देखकर फैसला किया कि वो इस शख्स को तलाश करे जिसके बारे में इसके ख्याल में उनकी मदद हो सकती है। देव गोरलो इसकी हिम्मत और उसकी वालिदा की तरफ से दिए गए एक लॉकेट के अलावा किसी चीज से लैस अपने लोगों के दिलों की गर्मजोशी को बरकरार रखने के लिए शहजादी बर्निगल ने फॉरलोन चोटियों में कदम रखा। ये सफर खतरनाक था, ठंडी हवाओं और बेवकूफ रास्तों के साथ, लेकिन इसका अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। गोरलो के ठिकाने पर पहुंचकर चांद की रोशनी में चमकने वाली क्रिस्टल से मुज़य्यन एक गार, शहजादी बर्निगल ने देव को सितारों की तरफ देखा। इसके चेहरे पर तड़प की झलक थी। वो एहतियात के साथ इसके पास पहुंची, लेकिन गोरलो की नजरें इससे नरमी से मिले जिसने इसे सुकून बख्शा। शहजादी बर्निगल ने गोरलो को अपने लोगों की हालत जार के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। गोरलो ने गौर से सुना। इसका दिल वादी के लोगों के दुखों को देख रहा था। वो तवील अरसे से खिदमत करने की ख्वाहिश रखता था, ये साबित करने के लिए कि वो अफसानवी, खौफज़दा और गलत फहमी की मखलूक से ज्यादा है। गोरलो मदद करने पर राजी हो गया और उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। गोरलो अपनी बेपनाह ताकत के साथ शहजादी को सर्दियों के दिल में ले जाएगा, जहां जादूगरों का क्रिस्टल, न खत्म होने वाली सर्दी का मुंबा छुपा हुआ था। शदीद बर्फानी तूफानों और गद्दार बर्फ का मुकाबला करते हुए वो क्रिस्टल तक पहुंचे। शहजादी बर्निगल ने अपने लॉकेट की गर्म जोशी और गोरलो की मदद से जादू को तोड़ दिया, जादूगरनी के क्रिस्टल को पिघला दिया और अबदी सर्दियों को निकाल दिया। बादशाही को बचाया गया और जैसे ही मौसम बहार वादी ख्वाबों की वादी में वापस आया, इसी तरह उम्मीद और खुशी भी हुई। गोरलो एक बार खौफज़दा, एक हीरो के तौर पर मनाया जाता था। इसे लोगों के दरमियान एक नया घर मिल गया। इसका दिल अब किसी जगह के लिए नहीं चाहता था। शहजादी बर्निगल और गोरलो की दोस्ती समझ और हमदर्दी की ताकत का सबूत बन गई। उन्होंने एक साथ मिलकर इंसानों और जिन्नात की दनियों को जोड़ दिया था, जिससे ये जाहिर होता था कि इत्तेहादियों में से सबसे ज्यादा इम्कान न होने के बराबर भी मुजिज़े कर सकते हैं। और इस तरह बर्निगल शहजादी और नर्म देव की कहानी एक लेजेंड बन गई, जिसने वादी में एक याद दहानी के तौर पर सरगोशी की कि हिम्मत, मेहरबानी और दोस्ती तारीख तरीन वक्तों को फतह कर सकती है।